हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्थ सेट प्रिपरेशन विद माय नॉर्थ सेट डायरी। और हम लास्ट वीडियो में अपना इसोफेजियल डिजीज़ेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको दो डिजीज़ कंप्लीट करा दी थी। पहला हमने कराया था एक्लेशिया कार्डिया और दूसरा हमने पढ़ाया था मैलोरी वीस सिंड्रोम। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे बोयर हाफ सिंड्रोम। इनकी जो टर्मिनोलॉजी थी थोड़ी सी मैंने शुरू में भी आपको बताया था, है ना। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी टाइप ही बताई थी, वहाँ पर कोई भी हमने पढ़ाया नहीं था, है ना। तो अब हम इन्हें डिजीज़ के थ्रू कम्प्लीटली पढ़ेंगे, इनकी फुल डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। और जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलूँगी। और मैं अपने चैनल के थ्रू नॉर्थ सेट का फुल सिलेबस कवर कराने वाली हूँ। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सॉरी, चलो वही स्टार्ट करते हैं। हमारी जो डिजीज़ है, आज की डिजीज़ है हमारी बोयर हाफ सिंड्रोम। ये मेलोरी वीस सिंड्रोम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन है। एक्स्ट्रा वर्जन इन द सेंस, जो हमारी मेलोरी वीस टीयर था वो हमारी म्यूकोजा या सब म्यूकोजा लेयर में ही टीयर हो रहा था, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, फुल थिकनेस रप्चर होता है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, एडवेंशिया ऑल आर अफेक्टेड। जो हमारी ईसोफेगस की चारों लेयर हैं वो चारों की चारों लेयर रप्चर होंगी। चारों लेयर मतलब फुल थिकनेस रप्चर, पूरा ही छेद हो जाएगा। अगर ये बोयर हाफ सिंड्रोम है तो पूरी की पूरी ईसोफेगस में, जो अभी लोकेशन बताऊंगी कहाँ पर है, लोअर ईसोफेजियल मेनली पोस्टीरियर वॉल मोस्ट कॉमन। यही वही वाली बात है, लोअर ईसोफेजियल यहाँ पर और पोस्टीरियर वॉल, ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है। लोअर ईसोफेजियल और पोस्टीरियर वॉल, ये मतलब कि पूरा का पूरा ही फट जाएगा एक तरीके से। लोअर ईसोफेजियल में मेनली होता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, फुल थिकनेस रप्चर होती है, पूरी की पूरी वॉल में छेद हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर होगी, लोअर ईसोफेगियस मेनली पोस्टीरियर वॉल में, पीछे वाली दीवार में। ठीक है, कॉजेस, कारण क्या होंगे। कारण, पहला कारण वही कि फोर्सफुल वॉमिटिंग। देखो, एक बार की वॉमिटिंग करने से कोई भी ये नहीं है कि इसोफेगस रप्चर हो गई। ये कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो इतना वीक नहीं बना होता है कि भाई थोड़े से उसमें ही तुम्हें मेलोरी वीस टीयर हो गया या फिर थोड़ी सी उसमें ही बोहेर हाफ सिंड्रोम हो गया, ऐसा नहीं है। बार बार चीज़ें होती हैं, बार बार चीज़ें होने से मतलब हमारा जो ऑर्गन है वो इरिटेट होता है, उसके बाद ही चीज़ बड़ी होती है ना। तो फोर्सफुल वॉमिटिंग अगर सीवियर है और बार बार हो रही है, रिपीटेड हो रही है, तो हमारा इसोफेगस का जो लोअर वाला जंक्शन है वो जो है वो, उसकी जो चारों लेयर वो सारी की सारी फट जाएंगी। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, एडवेंशिया, चारों लेयर में रप्चर होगा। तो उसी को हम बोलेंगे बोहेर हाफ सिंड्रोम। और इसके कॉजेज़ हैं, पहला है फोर्सफुल वॉमिटिंग, दूसरा है एक्सेस अल्कोहल, अल्कोहल पीने की वजह से चारों लेयर फट गई, या फिर ब्लंट ट्रॉमा, या फिर सीजर। ब्लंट ट्रॉमा मतलब कोई कांच वगैरह का टुकड़ा चला गया, या फिर सीजर मतलब दौरे आए, उसकी वजह से प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है इसोफेगस पर कि वो फट ही गया। ठीक है, हमने एनजी ट्यूब डाली और एनजी ट्यूब डालने के दौरान वो ट्यूब इसोफेगस को छेद करती हुई, रप्चर करती हुई बाहर निकल गई। तो एक सबसे मोस्ट कॉमन कारण एनजी ट्यूब है, मोस्ट कॉमन कॉज। ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये देखने को मिलता है, बोयर हाफ सिंड्रोम है। इंस्ट्रूमेंट एंडोस्कोप, एंडोस्कोपी हम कर रहे हैं, एंडोस्कोप हमने डाला, वो इसोफेगस को रप्चर कर गया तो उस वजह से हो गया, ये कॉमन है ना। इंस्ट्रूमेंट की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है बोयर हाफ सिंड्रोम। लेकिन इसके कॉजेज़ ये भी हैं, वॉमिटिंग, फोर्सफुल वॉमिटिंग, अल्कोहल, ट्रॉमा या फिर सीजर। एनजी ट्यूब डाली तब वो रप्चर कर गई इसोफेगस, या फिर एंडोस्कोप डाला तब रप्चर कर गई। ठीक है, ये इसके कारण हो गए। अब है हमारे सिम्टम। सिम्टम क्या आएंगे, रेट्रोस्टर्नल पेन। रेट्रोस्टर्नल, जो हमारी बीच वाली चेस्ट के बीच में जो एक बोन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। इसके पीछे, रेट्रो मतलब इसके पीछे पेन होना, और वो पेन कहाँ तक जा रहा है, बैक तक, सीने तक जा रहा है, पीछे तक जा रहा है, वो सॉरी कमर तक जा रहा है ना। तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल पेन।
स्टर्नम के पीछे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से दर्द हमारा बैक यानी कि कमर की तरफ जा रहा है। दूसरा वॉमिटिंग, वॉमिटिंग तो हो ही रही है, कॉज है उसका तो वॉमिटिंग। अगर कॉज है, अगर वुअर हाफ सिंड्रोम का कॉज ही वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग आपको दिखेगी। और उस वॉमिटिंग में जब कोई चीज़ फटी है वहाँ पर आर्टरी और नर्व सप्लाई होती हैं, आर्टरीज होती हैं तो ब्लड भी होगा, तो वहाँ वो वॉमिटिंग में क्या होगा, ब्लड होगा, तो उसे हम बोलते हैं हिमेटोमेसिस। ठीक है, फोर्सफुल रिफ्लक्स। फिर आ गया हमारा क्रिपिटस साउंड इन नेक। अगर हम अपनी गर्दन के दोनों साइड पर बजा के देखेंगे तो वहाँ पे पट पट की आवाज़ सुनाई देगी। पट पट की आवाज़ कैसे सुनाई देगी, जैसे कि आपने कोई वो एसी वगैरह के साथ या फिर फ्रिज वगैरह के साथ वो एक पन्नी सी नहीं आती चढ़ी हुई ऊपर से, उसमें पट पट की आवाज़ आती है, उसको दबा मतलब हम फोड़ते हैं, बच्चे उससे बहुत खेलते हैं, तो इस तरह की क्रिपिटस साउंड नेक के चारों तरफ दबाने पर सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस हमारी फटी है तो वहाँ की जो एयर है वो आसपास के ऑर्गन में भर गई है, एयर निकल के वहाँ भर गई है, तो वो एयर ही साउंड करता है। बिकॉज सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा मतलब वहाँ एम्फाइसीमा किसे बोलते हैं, जहाँ पर एयर भर गई हो, एयर और फ्लूइड, कुछ फ्लूइड भी निकलेगा जब कोई चीज़ फटी है, तो फिर उसी को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। ठीक है, फिर हमारी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सीटी कराएंगे, उसमें हमें दिखाई देगा क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है या फिर एम्फाइसीमा है, मतलब कि वहाँ पर एयर और फूड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, और जो हमारी ईसोफेगस है वो पूरी की पूरी रप्चर हुई पड़ी। जैसे हमारा ये ईसोफेगस है लोअर, ये पूरा फट गया, तो यहाँ से फ्लूइड और एयर बाहर निकल गया। ठीक है, इसी को हम प्लूरल इफ्यूजन और एम्फाइसीमा कहते हैं। ठीक है, लीक एयर, उसको हम चेक करेंगे कॉन्ट्रास्ट डाल के, ईसोफेजियोग्राफी, ईसोफेजियोग्राफी के थ्रू ये हम चेक करेंगे कि एयर कहाँ से निकल रही है। कॉन्ट्रास्ट डालेंगे तो वहाँ पर वो हमें दिखाई देगा। कॉन्ट्रास्ट डाल के, कॉन्ट्रास्ट जो होता है सॉल्युबल होता है, वो पेशेंट को पिलाते हैं, वाटर सॉल्युबल होता है, उसको हम पेशेंट को पिलाते हैं। उसके बाद हम एक्सरे वगैरह करते हैं तो उसमें दिखाई देगा कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है यहाँ से बाहर निकल गया, दिखाई देगा, यहाँ से फटी हुई है चीज़ तो वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो इस तरीके से डायग्नोसिस हो जाएगी। और जो कॉन्ट्रास्ट है उसका नाम है ये गैस्ट्रोग्राफिन। ये नाम याद रख भी सकते हैं, नहीं भी, वरना ऐसे ही मैंने बता दिया बस नॉलेज के लिए। उस कॉन्ट्रास्ट का क्या नाम है, गैस्ट्रोग्राफिन। इस कॉन्ट्रास्ट को वाटर सॉल्युबल होता है, इसको पिलाते हैं, उसके बाद हम एक एक्सरे करेंगे, उसमें इमेज में दिखाई देगा कि जो सॉल्यूशन है ये हमारा कॉन्ट्रास्ट, ये हमारे जो ईसोफेगस जहाँ से फटी हुई यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो डायग्नोसिस हो जाएगी कि क्या हुआ है, ईसोफेगस पूरी रप्चर हो गई है। बोयर हाफ सिंड्रोम की डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या देंगे, सबसे पहले हम पेशेंट को निल पर ओरल, यानी कि पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे, आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, एंटीबायोटिक्स चढ़ाएंगे, पेन किलर, पेन तो हो ही रहा होगा, पेन किलर्स देंगे उसको, ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह इतना रप्चर हुआ है, बड़ा रप्चर हुआ है, तो भाई रप्चर हुआ है तो वहाँ पर हमारा बीपी वगैरह, हाइपोवोलेमिया, शॉक की कंडीशन भी हो सकती है, तो उस सब चीज़ को मेंटेन करेंगे आप। ठीक है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो सिम्टोमेटिक जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी ऐड करेंगे, एंटीएमेटिक वगैरह देंगे। ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी। डेफिनेट सबसे पहले हम पेशेंट को स्टेबल करते हैं, वाइटल स्टेबल, मतलब सबसे पहले उसके वाइटल्स को स्टेबल करना है, ऑक्सीजन नॉर्मल होनी चाहिए, पेशेंट का बीपी नॉर्मल करो, सबसे पहले पेशेंट को स्टेबल करना होता है ना। उसके बाद सर्जरी करते हैं, रिपेयर द रप्चर, रप्चर को रिपेयर करते हैं, ड्रेन फ्रॉम मीडिया स्टर्नम, एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग, या तो हम एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग करते हैं। स्टेंटिंग जो होता है एक तरीके से लोहे की जाली वगैरह होती है, उसको स्टंट करके लगा देते हैं। ठीक है, एंडोस्कोप के थ्रू ले जाते हैं, है ना, और वहाँ से स्टंटिंग कर देते हैं मीडिया स्टर्नम के थ्रू। ठीक है, लेस देन 24 आवर ट्रीटमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर मोर देन 24 आवर हो गया
देन मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। अगर हमने 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कंट्रोल नहीं किया ट्रीटमेंट के थ्रू, तो वो अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके पेशेंट के मरने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये हो गया, हमारा ये बोअर हाफ सिंड्रोम कंप्लीट हो गया। इसमें मेन सर्जरी ही है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी है, लेकिन पहले हम पेशेंट को स्टेबल करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक, पेन किलर, पेन हो रहा है तो एंटीएमेटिक्स, सिम्टोमेटिक पूरा ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद हम सर्जरी करेंगे और उस रिपेयर जो रप्चर है उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, रप्चर को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। ये हो गया हमारा बोयर हाफ सिंड्रोम कंप्लीट। ठीक है, आप बस मेहनत से पढ़ते जाइए, सिलेबस कंप्लीट कराने का काम मेरा है। थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो सकती है, लेकिन इतनी ब्लर नहीं होगी। शुरू में 1-आध मिनट ब्लर होती है, लेकिन बाद में वो क्लियर, 1-आध मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड ब्लर होगी, वो क्लियर हो जाएगी बाद में। अगर फिर भी आपको नोट्स दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये सेम नोट्स अपने शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ, और वहाँ से अपने नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जब मैं पढ़ाती हूँ तो एक एक जो लाइन है वो मैं बोल के भी चलती हूँ, तो आप उस समय भी मेरे बोले हुए से इतना ब्लर नहीं होता कि मतलब आप लिख ना पाए, नोट डाउन ना कर पाए, है ना। तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी ये है कि भाई कैमरा वगैरह नहीं है, मैं अपने फ़ोन के कैमरे से ही रिकॉर्ड करती हूँ। जो मेरे पास फ़ोन है उसी से मैं अपना 100% देती हूँ। और अब मेरी नॉलेज आपके लिए किसी भी तरह से काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको फुल सिलेबस यहाँ नॉर्सेट का मिल जाएगा, और सिलेक्शन भी पक्का है। देखो, 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक जगह से पढ़ें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे से पढ़ें, लेकिन जहाँ से भी पढ़ें एक जगह से पढ़ें। अगर आप 10-15 बुक लेके बैठेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन में लाइन लिखी होती है। कोई उसी लाइन को किसी तरीके से लिखता है, कोई उसी लाइन को किसी तरीके से लिखता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और आप टॉपिक से ही भटक जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा कंटेंट जो होना चाहिए लिमिटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको दूंगी। और लिमिटेड कंटेंट जो बच्चे रेगुलर रिवाइज करते रहते हैं वो सिलेक्शन 100% पाते हैं। और सोर्स ऑफ बुक अगर मल्टीपल होती हैं, या फिर अपना जो वो है आपका टीचर्स आप मल्टीपल रखेंगे तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक चीज़ हो लेकिन उसका रिवीजन 100 बार हो, ऐसा ना हो कि 100 चीज़ है लेकिन रिवीजन एक बार हो रहा है। तो आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 चीज़ है हमारे पास, 100 किताबें हैं, और एक बार रिवीजन, एक बार रिवाइज हुआ है तो उसमें सिलेक्शन होगा, या फिर एक चीज़ है और 100 बार रिवाइज हुआ है उसमें सिलेक्शन होगा। ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ से। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट डिजीज़ में पढ़ाऊँगी आपको GERD। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नॉट सेट 10।